नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज ध्यान रखना, हम लोग इसको फुल प्रैक्टिस सेट ही हल करेंगे, यूनिट वाइज नहीं करेंगे। तो यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी पेपर में कम से कम आपको 26 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो यक्स एग्जाम दे रहे हैं या फिर वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इतना ध्यान रखना, जो लोग री एग्जाम देंगे उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, और जो यक्स एग्जाम या वार्षिक एग्जाम आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का देने जा रहे हैं उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप प्लेलिस्ट BT 105 इस जगह पर आप क्लिक करें, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी वीडियो है, और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, यहाँ पर आपको सारे पेपर के सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो BT 101 के सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। चाहे आप री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर यक्स एग्जाम या वार्षिक एग्जाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी 105 में री एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है? ए कोयला, बी जल, सी लकड़ी, डी पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, बी जल। कौन सा पदार्थ ऊर्जा का स्थायी स्रोत है? तो जल है। ठीक है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, लेकिन जल जो है चलता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए CO2, बी CH4, O2D, CO। CH4, तो सही जवाब हो जाएगा 2 का, बी CH4 अर्थात मेथेन। मेथेन जो है जैसे जानवर पगुराते हैं उसमें या फिर गोबर में या फिर जहाँ गीली जमीन होती है दलदली वहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो धान के खेत से भी कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो बी मेथेन। अगला प्रश्न है, नष्ट हुए जंगलों में पौधों को लगाना, नष्ट हुए जंगलों में पौधों का लगाना कहलाता है? ए निर्वनीकरण, बी वनीकरण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 3 का, बी वनीकरण। ठीक है, नष्ट हुए जंगलों में पौधों को लगाना क्या कहलाता है? तो वनीकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक रबी फसल नहीं है? ए चना, बी जौ, सी चावल, डी सरसों। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, सी चावल। अगला ध्यान रखना, रबी की फसल में कौन कौन आएगा? तो गेहूं, चना, सरसों, आलू, मटर, आलू, मसूर, मटर। ठीक है, और खरीफ फसल में चावल अर्थात धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, गन्ना, हल्दी, और जायज में तरबूज, खीरा, ककड़ी। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोमती। सही जवाब हो जाएगा 5 का, डी गोमती। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है? ए जल प्रदूषण से, बी मृदा प्रदूषण से, सी वन प्रदूषण से, डी ध्वनि प्रदूषण से। तो चिपको आंदोलन का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 6 का, सी वन संरक्षण से।
अगला प्रश्न है, झूमिंग खेती समानता दिखाई देती है। ए बिहार में, बी दिल्ली में, सी हैदराबाद में, डी आसाम में। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, आसाम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल उपलब्ध है। ए नदियों में, बी कुओं में, सी तालाबों में, डी महासागरों में। सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, महासागरों में। तो पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल कहाँ उपलब्ध है? तो महासागरों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी, 7। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है व उससे प्रभावित होता है। ए जल, बी भूमि, सी पर्यावरण, डी गैस। प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। एक कमजोर आर्थिक स्थिति, बी धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, सी जन सामान्य की अज्ञानता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस है। ये 12 मई, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 22 अप्रैल। तो विश्व जल दिवस है। सही जवाब हो जाएगा बी, 22 मार्च। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ध्यान रखना। 22 मार्च को 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। देखिए, अगर हर 22 मई मतलब 22 मार्च पहले पृथ्वी आता है, ऐसा याद रखिए। 22 मार्च जल दिवस, उसके जल के ऊपर कौन रहता है? पृथ्वी। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, फिर 22 उसके बाद पेड़ पौधे रहते हैं पृथ्वी पर, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें, महत्वपूर्ण है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान है। ए पेट्रोलियम ऊर्जा, बी कोयला की खोज, सी वैकल्पिक ऊर्जा, डी पावर कटौती। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, सी वैकल्पिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ए लकड़ी, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी पवन ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी पवन ऊर्जा। परंपरागत मतलब होता है जो चले आ रही लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब परंपरागत है। ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपलेय और बिजली। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ए एजी टांसले, बी ओडम, सी फास्टबर्ग, डी हेगेट। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, एजी टांसले। अगला प्रश्न है, मरुस्थल किसका अंग है? ए पारितंत्र, बी राजनीतिक शास्त्र, सी भूमि विज्ञान, डी राजस्थान। तो मरुस्थल किसका अंग है? सही जवाब हो जाएगा ए पारितंत्र। अगला प्रश्न है, वृक्षों को डॉट डॉट भी कहते हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी विखंडक, डी परजीवी। वृक्षों को डॉट डॉट भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए उत्पादक। अगला प्रश्न है, जल, प्रकाश, तापक्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? ए अजैविक, बी जैविक, सी गौण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अजैविक। पारितंत्र के घटक अजैविक और जैविक दोनों हैं। ठीक है। अजैविक में कौन कौन है? भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, 3 है। ठीक है। और भौतिक कारक में ध्यान रखना, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब जैविक घटक में देखिए कौन कौन सा है, तो उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जंतु है। ठीक है, क्रम से याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। अब घटक में कौन सा आता है? सूक्ष्म जीव आते हैं। अगला प्रश्न है,
जैव विविधता का प्रकार नहीं है। ए अनुवांशिक विविधता, बी प्रजाति विविधता, सी पारिस्थितिकी विविधता, डी प्रादेशिक विविधता। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी प्रादेशिक विविधता। आमतौर पर जैव विविधता के 3 स्तरों पर चर्चा की जाती है: अनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। अनुवांशिक विविधता सभी अलग अलग पौधों, जानवरों, कवक, सूक्ष्मजीवों में निहित सभी अलग अलग जीन हैं। अगला प्रश्न है, वन प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है। ए पंचतंत्र, बी हातिमताई, सी अलिफ लैला, डी विक्रम बेताल। तो वन प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? ए पेंट व पॉलिश, बी चीनी, सी इस्पात, डी सीमेंट। किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? सही जवाब हो जाएगा ए पेंट व पॉलिश। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? ए पारा, बी सीसा, सी अमोनिया, डी क्लोरीन। सही जवाब हो जाएगा बी सीसा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। ए चक्रवात, बी अम्लीय वर्षा, सी मूसलाधार वर्षा, डी आंधी। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, एक अविघटनीय प्रदूषक है। ए प्लास्टिक, बी लकड़ी, सी लोहा, डी मिट्टी के बर्तन। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना ए प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? ए वन विनाश, सी घरेलू मार्जक, सी औद्योगिक अपशिष्ट, डी कृषि बहिस्राव। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी औद्योगिक अपशिष्ट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं कंटिन्यू, सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए। निश्चित रूप से उनके 85 या प्लस बन ही जाता है। जो अच्छे से पढ़ते हैं उनके 90 प्लस बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप पढ़ रहे हैं तो 80 प्लस बन जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जुड़े रहें, जो भी प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं सभी आप लोग हल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्नों सेम टू सेम देखने को मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है। ए अस्थमा, बी आंत्रशोथ, सी मलेरिया, डी बहरापन। सही जवाब हो जाएगा बी आंत्रशोथ, प्रदूषित जल से। अगला प्रश्न है, समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। ए ऑयल कवर, बी ऑयल नेट, सी ऑयल स्लिप, डी ऑयल फ्लोर। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी ऑयल स्लिक। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है। ए मृदा की उर्वरक शक्ति का ह्रास, बी मृदा की उपज में गुणवत्ता का विकार, डी सी मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। तो मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान रखना, मृदा की उर्वरक शक्ति का ह्रास। मृदा की उपज में गुणवत्ता का विकास ही तो हो नहीं सकता मृदा प्रदूषण से, तो ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। ए साइलेंसर, बी लुब्रिकेशन, सी हेलमेट, डी स्मोक फिल्टर। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए साइलेंसर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। ए वाट, बी जूल, सी डेसिबल, डी कैलोरी। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी डेसिबल। डेसिबल को डीबी लिखते हैं, ठीक है, पूछा गया है, इस तरह ध्यान रखना, डी स्मॉल में फिर बी कैपिटल में, इस तरह से डेसिबल को लिखते हैं, गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं। ए आवास, बी नीच, सी पर्यावरण, डी जैवमंडल। सही जवाब हो जाएगा डी जैवमंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? ए 1978 में, बी 1992, सी 1972, डी 1991। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी 1972 में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है? ए जंतु वनस्पति विज्ञान, बी रसायन शास्त्र, सी दर्शन शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो निवेदन है, आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। वायुमंडलीय गैसों में ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग A25, B21, C15, D30। ऑक्सीजन का परसेंट कितना है? सही जवाब हो जाएगा B, 21% है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में BMW है। A ब्रिटिश मोटर वर्क्स, B बार्सिलोना मैन वर्क्स, C ब्यूरो ऑफ मेंस वेलफेयर, D बायोमेडिकल वेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 35 का D, बायोमेडिकल वेस्ट। अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है AH2C, AH2B, N2C, CO2, O2। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है, सही जवाब हो जाएगा 36 का B, नाइट्रोजन N2। 78.08% नाइट्रोजन होता है और होती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%, लगभग 21%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं A ट्रोपोस्फियर, B एक्सोस्फियर, C मेसोस्फियर, D थर्मोस्फियर। तो वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 37 का B, एक्सोस्फियर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल के 5 परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ A 1982 में, B 1984 में, C 1974 में, D 1972 में। सही जवाब हो जाएगा 38 का D, 1972 में। अगला ध्यान रखना, नैरोबी केन्या है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ था 1972 में, नैरोबी केन्या में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया A HN बहुगुणा द्वारा, B रीता बहुगुणा द्वारा, C कमला बहुगुणा द्वारा, D सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 39 का D, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है A स्ट्रेटोस्फियर, B मेसोस्फियर, C थर्मोस्फियर, D ट्रोपोस्फियर। सही जवाब हो जाएगा 40 का B, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मतलब होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत है, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। मध्यमंडल का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है A ट्रोपोस्फियर, B स्ट्रेटोस्फियर, C मेसोस्फियर, D थर्मोस्फियर। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना B, स्ट्रेटोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में पाई जाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण है A मध्य वर्षा वन, B वर्षा वन नहीं, C वर्ष पर्यंत वर्षा, D इनमें से कोई नहीं। सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 42 का C वर्ष पर्यंत वर्षा। अगला प्रश्न है, भारत का वन शोध संस्थान स्थित है A देहरादून में, B लखनऊ में, C कानपुर में, D इनमें से कोई नहीं। तो भारत का वन शोध संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 43 का A देहरादून में। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था A 1980, B 1972 में, C 1978 में, D 1984 में। सही जवाब हो जाएगा 44 का A 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1980 में। अगला प्रश्न है, वनों की निम्न में से क्या उपयोगिता है A वन उन्मूलन के दौरान वर्षा लाते हैं, B वह वाटर सेट का काम करते हैं, C वह मानसून के दौरान वर्षा को बाधित करते हैं, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का A वह मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है A डीजल, B कोयला, C सौर ऊर्जा, D विद्युत। सही जवाब हो जाएगा 46 का C सौर ऊर्जा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मेधा पाटकर संबंधित है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से, B बेटी बचाओ आंदोलन से, C गंगा हटाओ आंदोलन से, D गरीबी हटाओ आंदोलन से। तो मेधा पाटकर संबंधित हैं
सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है, बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ए नगरीकरण से, बी वृक्षारोपण से, सी अवांछित वृक्षों को काट कर, डी मांसाहारी का वध करके। बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी वृक्षारोपण से। अगला प्रश्न है, वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है? ए हाइग्रोमीटर द्वारा, बी बैरोमीटर द्वारा, सी एमीटर द्वारा, डी एचपी मीटर द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी एचपी मीटर द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान है? ए 10 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस, डी 29 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी का औसत तापमान है, सही जवाब हो जाएगा बी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान 57.2 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 14 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए चारागाहों द्वारा, बी पेड़ पौधे उगाकर, सी कवक, डी फसल चक्रण द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी पेड़ पौधे उगाकर। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम का अजैविक घटक है? ए पौधे, बी जीवाणु, सी ढाल बनाकर, डी मिट्टी। सही जवाब हो जाएगा डी मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की घटना को कहा जाता है? ए अपघटक, बी अपक्षय, सी स्खलन, डी अपरदन। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए अपघटन। अगला प्रश्न है, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा में वापस पहुंच जाते हैं? ए अपघटक, बी शाकाहारी, सी उत्पादक, डी मांसाहारी। सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना ए अपघटक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है? ए हिरन, बी गाय, सी शेर, डी बकरी। तो कौन सा शाकाहारी नहीं है अर्थात मांसाहारी है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, शेर क्या है? ये मांसाहारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी शेर, डी गिलहरी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी गिलहरी। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द निकला है? ए ग्रीक शब्द से, बी लैटिन शब्द से, सी फ्रेंच शब्द से, डी रोमन शब्द से। सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना सी फ्रेंच शब्द से। पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। अगला प्रश्न है, आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है? वायु प्रदूषण द्वारा, मृदा प्रदूषण द्वारा, सी जल प्रदूषण द्वारा, डी उपयुक्त सभी। तो आधुनिक कृषि बुरी तरह से किससे प्रभावित है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? ए हार्वेरियम, बी इक्वेरियम, सी सेल कल्चर, डी वन। सही जवाब हो जाएगा 59 का बी इक्वेरियम। अगला प्रश्न है, टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है? ए पारिस्थितिकी विज्ञान, बी पारिस्थितिकी तंत्र, सी नीचे, डी उत्तराधिकार अर्थात सेक्शन। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है? ए प्राकृतिक पर्यावरण, बी भौतिक पर्यावरण, सी अभौतिक पर्यावरण, डी बी और तथा सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी बी तथा सी दोनों। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिक प्रथाएं, लोकाचार, कानून, व्यवहार, प्रतिमान, समस्त भौतिक और भौतिक वस्तुएं जैसे रेल, मकान, सड़क आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों का घनत्व संबंधित है? ए आकारिकी अनुकूलन से, बी शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन से, सी व्यवहार प्रतिमान से, डी सामुदायिक संबंध से। जीवों का घनत्व संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए आकारिकी अनुकूलन से। अगला प्रश्न है, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती है? ए लुप्त प्राय प्रजाति, बी स्थानिक प्रजाति, सी एज प्रजाति, डी कीस्टोन प्रजाति। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी स्थानिक प्रजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक जलवायवीय कारक है? ए आर्द्रता, बी तापमान, सी मृदा, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों।
जलवायु कारकों में वर्षण, तापमान, आर्द्रता, वायु, प्रकाश आदि भौतिक कारक सम्मिलित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था? ए ओडम, बी हेकल, सी टेंसले, डी पंडित डी शर्मा। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना बी हेकल है। ठीक है। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी जर्मन शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने अपनी पुस्तक जनरेट मोर्फोलॉजी लॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन में किया था। अगला प्रश्न है, जीवमंडल सम्मिलित है, जीवमंडल सम्मिलित करता है? ए तालाब, बी वन, सी खेत, डी उपयुक्त सभी। तो जीवमंडल सम्मिलित करता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी सम्मिलित करता है? ए हरे पौधे मात्र, बी जंतु मात्र, सी ए बी दोनों, डी हरे पौधे जंतु तथा घटक। सही जवाब हो जाएगा 67 का, डी हरे पौधे जंतु तथा घटक। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है? ए सूर्य, बी उत्पादक, सी जीव भार, डी उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ए सूर्य। अगला प्रश्न है, ट्रॉफिक स्तर है? ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बी खाद्य श्रृंखला का भाग, सी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी की परिस्थिति, डी खाद्य जाल का भाग। ट्रॉफिक स्तर है, सही जवाब हो जाएगा 69 का, बी खाद्य श्रृंखला का भाग। अगला प्रश्न है, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन करती है कहलाती है? ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी पारिस्थितिकी, सी मानव विज्ञान, डी पारिस्थितिकी अनुकरण। तो अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन करती है क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा बी पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है? ए पारिस्थितिकी संतुलन, बी पर्यावरणीय संतुलन, सी भू रासायनिक चक्र, डी पारिस्थितिकी चक्र। जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए पारिस्थितिकी संतुलन। अगला प्रश्न है, शाकाहारी कहे जा सकते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी प्राथमिक उपभोक्ता, डी अपघटक। सही जवाब हो जाएगा 72 का, सी प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है? ए भोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मानव है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 74 का, डी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी घटक। सही जवाब हो जाएगा 75 का, ए शाकाहारी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 26 अक्टूबर, सी 22 अप्रैल, डी 5 सितंबर। सही जवाब हो जाएगा 76 का, सी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों याद होना चाहिए। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 2023 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे? ए जॉन ड्यूवी, बी किलपैट्रिक, सी सुकरात, डी आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे, सही जवाब हो जाएगा बी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन ड्यूवी द्वारा दी गई थी तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि है? ए विद्यार्थी केंद्रित क्षमता आधारित, बी क्षमता केंद्रित सिद्धांत आधारित, सी शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित, डी विषय आधारित शिक्षार्थी की गतिविधियों पर आधारित। तो प्रदर्शन विधि है, सही जवाब हो जाएगा 78 का, सी शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित। अगला प्रश्न है, यह विधि विशेष समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है? ए भाषण, बी प्रदर्शन, सी प्रयोग, डी सर्वेक्षण। सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? ए प्रयोग, बी भाषण, सी प्रोजेक्ट, डी प्रदर्शन। सही जवाब हो जाएगा सी का, बी
भाषण जो है ये सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान कर सकती है? ये भाषण, बी प्रयोग, सी प्रोजेक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 81 का ए, भाषण। अगला प्रश्न है, यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है। ये भाषण, बी प्रयोग, सी प्रदर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वर्जियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं? ये प्रवीण कृपाकर बी, शांतनु सेन सी, अपर्णा सेन डी, जोया अख्तर। तो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वर्जियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, शांतनु सेन। अगला प्रश्न है, 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा प्रदान दिया गया? ए समग्र शिक्षा बी, NCERT विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डी, उत्तर प्रदेश बोर्ड। तो 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, समग्र शिक्षा। अगला प्रश्न है, इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। ए छात्रों को अपने आसपास का क्षेत्र साफ रखने हेतु प्रेरित करना, बी पौधे लगाने की व्यवस्था करना, सी लाउड स्पीकर के विरुद्ध अभियान, डी छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन है। ए अंतर विषयक बहुविषयक, बी अंतर अनुशासनात्मक ट्रांस डिसिप्लिनरी, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन है, सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, ए बी दोनों, अंतर विषयक बहुविषयक और अंतर अनुशासनात्मक ट्रांस डिसिप्लिनरी, तो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, किसकी पहुंच सर्वाधिक है? ए प्रिंट मीडिया, बी फिल्म, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी प्रदर्शनी। तो किसकी पहुंच सर्वाधिक है इन चारों में से? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रिंट मीडिया की पहुंच ज्यादा है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है। ए प्रोजेक्ट को लागू करना, बी निरीक्षण, सी मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है, सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, वानप्रस्थ की आयु है। ए 1 से 25 वर्ष, बी 25 से 50 वर्ष, सी 50 से 75, डी 75 से 100 वर्ष। तो वानप्रस्थ की आयु है, सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, 50 से 75 वर्ष। 4 आश्रम हैं। ए ब्रह्मचर्य, बी गृहस्थ, सी वानप्रस्थ, डी संन्यास। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक होता है शैक्षिक उपलब्धियों एवं बौद्धिक विकास हेतु। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक सामाजिक विकास हेतु, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हेतु। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु। और चौथा है संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष तक मोक्ष प्राप्त। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के लिए खतरा है। ए प्रदूषण, बी प्राकृतिक वाष्प का विनाश, सी ग्लोबल वार्मिंग, डी उपयुक्त सभी। जैव विविधता के लिए खतरा है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाले मुख्य गैसें हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषकों से आते हैं, SO2, NO2, जिन्हें क्रमशः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। इन गैसों की जब वर्षा जल से क्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनते हैं, जो वर्षा के साथ ही बरसते हैं। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ए H फिटिंग, बी TN खुशू, डी सी NG टांसले, डी सी पार्क। तो पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना सी, AG टांसले। इंग्लिश में सर्च करोगे अगर इसका क्वेश्चन तो यही मिलेगा, बाकी हिंदी में सर्च करोगे कहीं कहीं तो देखो TN खुशू दिया हुआ है, ठीक है।
कई कई कुछ और भी देता है। तो सही जवाब इसका सी मान के चलेंगे। पर्यावरण उसमें दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता हो। कई कई देखोगे तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने भी कहा है। तो हो सकता है अगर बाद में क्वेश्चन में सुधार करे ये आ जाए हिंदी अकॉर्डिंग, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट भी कह सकते हो। ठीक है, गूगल में सर्च करिए तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है। ए सकारात्मक उपागम की प्रकृति, बी मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति, सी विश्व बंधुत्व की प्रकृति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। ये संज्ञानात्मक उद्देश्य, बी भावात्मक उद्देश्य, सी क्रियात्मक उद्देश्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। सही जवाब हो जाएगा ए संज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं। ये व्यापक, बी संकुचित, सी जटिल, डी सीमित। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए व्यापक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में बी जनसंख्या वृद्धि की समस्या, सी पर्यावरण की समस्या, डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, बी पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन, सी ए बी केवल ए, डी केवल डी ए और बी दोनों। तो मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी ए बी दोनों। पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना और पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 5 जून, बी 10 जुलाई, सी 20 जून, डी 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए 5 जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसकी थीम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और 2022 का सिर्फ एक पृथ्वी। ठीक है, और 21 का क्या था? पारितंत्र की बहाली। और पृथ्वी दिवस में अगर आप आ जाएंगे तो क्या है? 2022 के हमारे ग्रह में निवेश करें, 21 में हम हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, और 20 में क्लाइमेट एक्शन। तो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। ए 1972 अमेरिका में, बी 1974 भारत में, सी 1974 पाकिस्तान में, डी 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस है। ए 11 जून, बी 9 जून, सी 11 जुलाई, डी 28 सितंबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस है। सही जवाब हो जाएगा सी 11 जुलाई। कुछ प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे फर्स्ट वाला तो पता चल जाएगा। ठीक है, ओजोन दिवस होता है। ए 30 जनवरी, बी 21 अप्रैल को, सी 16 सितंबर को, डी 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। और तीसरा है स्मॉग है। ए धूम्रपान, बी धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, सी नम हवा गैसें, डी धुआं और धुंध। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। ए देहरादून में, बी जयपुर में, सी चेन्नई में, डी मैसूर में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है। ए कपास से, बी पानी से, डी सी दूध से, डी सौर ऊर्जा से। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बीओडी सूचक है। ए वायु प्रदूषण का, बी जल प्रदूषण का, सी मृदा प्रदूषण का, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण का। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ए प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोलियम, सी कोल और लिग्नाइट, डी वायु ऊर्जा। तो गैर परंपरागत मतलब जो परंपरागत नहीं चाहिए। परंपरागत में क्या होता है? इसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सब प्राकृतिक एक परंपरागत में आते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत कौन है बताना है आपको। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो 105 दिया है लिंक, आप इस जगह पर आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर के वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी।
तो आप लोग ध्यान रखना 105 पर्यावरण शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस 3 हल करेंगे। ठीक है, हम लोग सुबह में देखेंगे या फिर दोपहर 2 बजे ही देखेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो इस पर तो आप लोग अच्छे से शेयर और लाइक जरूर करें। तो प्लीज़ जितना टाइम बचा है जम के पढ़ें, कुछ नहीं करते हैं तो आप वीडियो जरूर देखें। ठीक है, सारी वीडियो को रट डालें, यहाँ से निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम में आपके मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।